नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम राजस्थान के कोटा से। खबर है छात्रों की खुदकुशी का मामला यहां पर काफी गरमाया हुआ है और इस मामले में कांग्रेस के जो विधायक हैं कोटा से, भरत सिंह कुंदनपुर, उन्होंने कोटा के डीएम को एक चिट्ठी लिखी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस चिट्ठी में कोचिंग संस्था की भूमिका की जांच का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि बड़ी संख्या में छात्र यहां पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ऐसे में कोचिंग एक व्यवसाय और एक फायदे का धंधा बन गया है, लाभकारी धंधा बन गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों का आत्महत्या करना पढ़ाई का अधिक दबाव भी है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे रिजल्ट लाने के दबाव में कोचिंग वाले छात्रों पर भारी दबाव बनाते हैं। साथ ही उन्होंने कोचिंग संस्थाओं के राजनीतिक संबंधों का भी जिक्र इसमें किया है। और विधायक हैं कांग्रेस के भरत सिंह, उनसे विस्तार से बातचीत की है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने, जिन्होंने की चिट्ठी लिखी है विधायक साहब ने। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी के जरिए। सांगोद से एमएलए हैं भरत सिंह जी। उन्होंने एक जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो ये सुसाइड्स होते हैं उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरे साथ है भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, एक चीज़ बताइए, आपने राजनीतिक रसूख का भी जिक्र किया है, क्या मतलब था आपका उसको लेकर? देखिए, ये यहाँ पर जो मौतें होती है वो 3 मौतें हुई है और मैंने जो राजनीतिक रसूख की कहा है तो ये आर्थिक व्यवस्था के तहत ये एक बहुत बड़ा धंधा है, उद्योग कोचिंग, और इसमें बहुत छात्र हॉस्टल्स हैं और बहुत बड़ा ये पैसे का धंधा भी है। कोचिंग तो होती है और इसमें सब तरह के लोग बाग लिप्त हैं, राजनीतिक से जुड़े थे कि, और इनके ताल्लुक आते हैं इन लोगों से, हॉस्टल वालों से। तो जो मौतें होती है तो एक घटना होती है, अखबार में छपती है और उसके बाद कुछ नहीं होता आगे। तो इसलिए मैंने जिक्र किया है कि इसकी गंभीरता से जांच हो और एफआईआर दर्ज हो और इसके ऊपर। इसमें कभी आज तक एफआईआर नहीं हुई है लगता है मेरे को, या केस बंद हो जाता है? एक घटना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये 3 लोग मौतें हुई है इसलिए बड़ी घटना हो गई है। बड़ी संख्या में यहाँ विद्यार्थी आते हैं और मर रहे हैं और एक घटना से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक घटना ही नहीं रहे, इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसके ऊपर गहराई से जांच हो। अभी हो रहा है कि अखबार में छपती है और 2 दिन बाद शांत हो जाता है। आपकी जो सरकार है एक ड्राफ्ट, एक एक्ट भी तैयार कर रही है शायद इसको लेकर, कुछ गाइडलाइंस भी जारी की उन्होंने पहले। गाइडलाइंस तो जारी हो जाएगी, मगर गाइडलाइंस जारी होना ही पर्याप्त नहीं है। कार्रवाई हो तो बात जाके बनेगी। आपने कहा है कि कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, कोचिंग संस्थान की होनी चाहिए, क्योंकि उनका तो ये उद्योग है। कोचिंग एक धंधा है, व्यापार है, और इसमें जो हॉस्टल्स हैं वो भी एक व्यापार है और इसमें अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। मौत छात्र करते हैं वो एक है, सुसाइड। आगजनी की होती है, कोई फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, मर जाते हैं तो वो भी एक खबर बनती है। तो इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आपने जब पॉलिटिकल पेट्रोनेज की बात करी तो एज एन एमएलए हमको मालूम है कि जो बड़े उद्योग हैं वो पॉलिटिशियंस को भी फंड करते हैं। कभी आपको ऐसा कभी ऑफर आया? इसको प्रमाणित करना बहुत कठिन है, तो बोलना कोई औचित्य नहीं होएगा। बहुत बार गर्मी महसूस होती है तो उसके लिए थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं होती, महसूस होती है। सर्दी भी महसूस होती है, कोई कहे कि आपने नापा है, क्या मैंने नापा नहीं है, महसूस होती है बातें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भरत सिंह जी बता रहे थे कि किस तरह से जिम्मेदारी है जो वो तय होनी चाहिए और सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह जाना चाहिए ये जो सुसाइड हो रहे हैं कोटा में। कोटा से कैमरा पर्सन जेवियर टॉमस के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब बुजुर्गों की। बुजुर्गों के लिए सरकार को जो है सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, उनके लिए उल्टा रियायतें ना सिर्फ काट दी जा रही हैं उनकी, बल्कि उनसे अच्छा खासा मुनाफा भी सरकार कमा रही है। हम बात कर रहे हैं रेल यात्रा की। बुजुर्गों को रेल यात्रा में अब तक रियायत नहीं मिली है। 2016 में रेलवे ने बुजुर्गों के लिए रियायत को वैकल्पिक बना दिया, लेकिन कोरोना काल में यानी कि मार्च 2020 से तो उन रियायतों को भी रोक ही दिया है। बार बार इसे बहाल करने की बात उठती रही है, लेकिन इसे बहाल अभी तक नहीं किया गया है। अब पता है, ये लग रहा है कि इस अवधि में रेलवे ने बुजुर्गों से करोड़ों रुपए कमाए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर सीढ़ियां चढ़ते एसके खन्ना इस उम्र में भी पेट पाले इंश्योरेंस का काम करते हैं।
खुद रिजर्वेशन कराने आए हैं, चाहते हैं इन जैसे बुजुर्गों को रेलवे यात्रा में मिलने वाली रियायत बहाल हो। सीनियर्स आदमियों को एक तो कमाई कम होती है और उस हिसाब से डिस्काउंट मिलता नहीं, तो बड़ी मुश्किल से होती है, बच्चों से पैसे मंगवाने पड़ते हैं और कोई बात नहीं। वैसे डिस्काउंट होना चाहिए सर, बिल्कुल पहले था लागू, वो तो होना ही चाहिए सर। अब पता नहीं क्यों बंद किया, बीच में पेपर में आया भी सर कि चालू करेंगे और कुछ ऐसा हुआ नहीं सर। काउंटर पर कई बुजुर्ग खड़े हैं, टिकट लेने पहुंचे हैं, आंखें इंतजार कर रही हैं कब इस टिकट पर पुरानी दर छपे। मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय का काम किया है। जो कि पहले हमको कंसेशन मिलता था, अब वो कोरोना के काल से ही कंसेशन बंद कर दिया है। वरिष्ठ नागरिक एक तो वैसे ही बहुत कम जाते हैं और कोई बहुत ज़्यादा सरकार पर नुकसान इसका होता नहीं है। जब वरिष्ठ नागरिकों के बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा। नीमच में सूचना के अधिकार के लिए काम कर रहे चंद्रशेखर गौर ने जो जानकारी जुटाई है उससे पता लगा है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 तक वरिष्ठ नागरिकों में 6 करोड़ 80 लाख पुरुषों और 2 करोड़ 54 लाख महिलाओं ने यात्रा की। इन बुजुर्ग यात्रियों से रेलवे को 3,434 करोड़ रुपए पुरुषों से और 2,373 करोड़ रुपए की कमाई महिलाओं से हुई थी। महामारी से पहले 60 साल के ऊपर पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% रियायत मिलती थी, यानी दोनों को मिलाकर रेलवे ने कुल 2,560 करोड़ रुपए से ज्यादा बचा लिए। ये और बात है कि जिस सरकार ने रियायत खत्म की उसने 5 साल में माननीयों की रेल यात्रा पर 62 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है। अब सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद कह रहे हैं बुजुर्गों को रियायत देनी चाहिए। कम से कम रेलवे में जो सुविधाएं थी सीनियर सिटीजन्स को, और वो कोरोना के कारण उस समय बंद हो गई थी, उसको फिर शुरू किया जाना चाहिए। और इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से भी मिलकर के भी आग्रह करूंगा कि इसको शुरू करें। आपको लगता है कि इस रेलवे का आमदनी का बहुत बड़ा आमदनी नहीं है? कोरोना का भी खत्म हो गया, हर जगह सब कुछ चालू हो गया, केवल बस सीनियर सिटीजन के लिए बंद करके रखा गया है। ये सवाल आमदनी का नहीं है, सवाल है एक वेलफेयर स्टेट है। हम अपने सीनियर सिटीजन्स का इन ऑल रेस्पेक्ट ख्याल रखते हैं, उनको सुविधा देते हैं। देखिए बहुत अन्याय है, क्योंकि आपको जानना चाहिए इसमें से ज़्यादा कमाने वाले नहीं, ये तो गरीब लोग हैं, ट्रेन में जाते हैं, उनको ज़रा सा छोटा सा डिस्काउंट मिल जाता था जो सब्सिडी में किया जाता था। और बुज़ुर्गों को नेचुरली पेंशन भी जीते होंगे, उनकी शायद ज़्यादा कमाई भी नहीं है उस वक्त उस उम्र में। तो रेलवे कितने पैसे लाभ करते हैं ऐसे इन बुज़ुर्गों के सिर पे ये करके, मुझे पता नहीं चलता कि किस रेलवे क्या सोच रही है। शायद 1% उनका आय भी इससे नहीं मिल जाएगा, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए ये बड़ी बात है। तो मैं रेलवे से विनती करता हूँ कि प्लीज़ हमारे बुजुर्गों को ज़रा सा आप इज्जत दे दीजिए, उनको जीने में ज़रा सा सुविधा रहनी चाहिए। जब सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद मान रहे हैं कि रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत अब बहाल होनी चाहिए, इस पर चर्चा भी हो चुकी है, पर फिर भी अभी तक स्थिति जस के तस बने रहना समझ से परे है। नफा नुकसान के गणित के बीच आरटीआई से एक और जानकारी मिली कि पिछले 7 महीनों में एक्सप्रेस ट्रेनों ने 71,48,154 मिनट और पैसेंजर ट्रेनों ने 55,53,506 मिनट की देरी की, यानी कुल योग लगभग 1,27 लाख मिनट। अगर दिन में गुणा गणित बिठाएं तो ये होता है लगभग 24 साल। महामारी के पहले और महामारी के बाद भारतीय रेलवे की चाल ढाल वैसी ही है। हालांकि कोरोना के नाम पर रेलवे ने बुजुर्गों और कई श्रेणियों में मिलने वाली रियायतों को बंद कर दिया। ये कहा कि इससे रेलवे पर बोझ पड़ता है। हालांकि इसी दौरान माननीयों को 62 करोड़ रुपए से ज्यादा की रियायत दी गई और ये पैसा भी हमने और आपने ही भरा, यानी सरकारी खजाने से, और इससे रेलवे या सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कारोबारियों की, जो कि खासा नाराज हैं। दरअसल यूपी के कई जिलों के बाजार पिछले दिनों बंद रहे। राज्य के व्यापारी राज्य वाणिज्य विभाग के छापों का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के बाद 7 दिन से चल रहा अभियान यहां पर रोक दिया गया है। देखते हैं उस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिलों में आजकल जीएसटी रेट को लेकर व्यापारियों में खासा गुस्सा है। ये जीएसटी के रेट नोएडा से लेकर खुद मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर तक के व्यापारियों पर डाली गई है।
जिसके विरोध में कई शहरों में दुकानें बंद करके व्यापारी सड़क पर बैठे रहे। जेवर कस्बे में व्यापारियों की झड़प भी पुलिस के साथ हुई। फिलहाल व्यापारियों के गुस्से को देखते हुए 7 दिन बाद अब राज्य वाणिज्य कर विभाग ने रेड बंद कर दी है। बिल की बात हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट को इसको ऊपर लेवल से पहले इसको सही करना चाहिए। जब ऊपर समय बिल मिलेगा ही नहीं तो छोटे व्यापारी बिल लेंगे कहाँ से। बात हुई थी हमसे बोले जीएसटी भरो, आप ये करो नू करो। बोले जी हम कहाँ से भरेंगे, इतनी तो कमाई भी नहीं, इतना कारोबार नहीं यहाँ तो हमारे पास। हमारी तो इतनी है बस, कभी 10,000 की होगी, कभी 8,000 की, कभी 9,000 की, तो रोज की दुकानदारी है। उधर राज्य वाणिज्य कर विभाग ने रेड करके कई जगहों पर व्यापारियों को टैक्स चोरी करते हुए पकड़ा। कईयों पर जुर्माना भी लगाया। अधिकारियों का कहना है कि जिन्होंने जीएसटी का पंजीकरण नहीं कराया है उन पर छापे मारे गए हैं। सारे लोग अपना व्यापार करें भाई, ये तो उन लोगों के लिए मतलब जांच हो रही है जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, या बिना ईबे बिल के माल मंगा रहे हैं, बिना ईबे बिल के माल भेज रहे हैं, या जो लोग खरीद कर रहे हैं उसके सापेक्ष में टैक्स नहीं दे रहे हैं, या बिना पंजीयन के व्यापार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी जांच हो रही है। व्यापारियों को पैनिक होने की जरा भी जरूरत नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में करीब 26 लाख व्यापारियों का पंजीकरण है, लेकिन सरकार का अनुमान है कि बिना पंजीकरण के व्यापार करने वालों की तादाद 5 लाख से ऊपर है। अब सीजीएसटी की टीम करीब सभी जिलों में सर्वे कर रही है, लेकिन इस सर्वे के तरीके से हजारों छोटे व्यापारी गुस्से में हैं। समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। कहा, उत्तर प्रदेश के समस्त व्यापारियों को सीजीएसटी की पक्षपातपूर्ण रेड का विरोध करना चाहिए। सपा व्यापारियों के साथ है। खुद उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को जीएसटी की इस रेड पर बयान देना पड़ा है। जो टीम्स जा रही हैं वो किसी व्यापारी का शोषण न करें। हम लोगों ने ऊपर शासन लेवल पे भी ये बताया है, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, व्यापारियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा। हम इस पर घोर आपत्ति अपनी दर्ज कराना चाहते हैं। उद्यमी और व्यापारी हमेशा से इस बात का पक्षधर है कि सरकारी नीतियों के अनुसार सरकार का राजस्व बढ़े, ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों और उद्यमियों की इसमें जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन यह कार्य व्यापारी और उद्यमियों में डर का माहौल बनाकर नहीं किए जाने चाहिए। फिलहाल सीजीएसटी के अपने तर्क हैं और व्यापारियों के अपने, लेकिन हाल के इन छापों से बाजारों में तनाव का माहौल साफ है। उत्तर प्रदेश का जो जीएसटी कलेक्शन है वो इस साल करीब 14,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 26,000 करोड़ रुपए हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद विभाग का ये मानना है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे व्यापारी हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी पंजीकरण लाल फीताशाही के चलते नहीं करवा पा रहे हैं। नोएडा से अरविंद उत्तम, हापुड़ से अदनान और गोरखपुर से सलीम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।